हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइस, हमारी जो साइंस की सीरीज़ हमने शुरू की थी उसका पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके एंड गाइस, वीडियो की पीडीएफ्स के लिए, अदर स्टैटिक, साइंस, करंट अफेयर की मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, एसएससी, सीएचएसएल एंड सीरियल एग्जाम के लिए पीक सेशन स्टार्ट हो गई है क्योंकि एग्ज़ाम अप्रैल मई में स्टार्ट होने वाली है, जिसमें लगभग मैं बात करूँ 15,000 प्लस गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। ओके, सो हमें लगता है कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज़ के लिए ढूंढ रहे होंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊँगी। ठीक है, ग्रेड अप जो मॉक है उसको मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, जिसमें आपको 350 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 175 सेक्शनल टेस्ट जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, CHSL, CGL, RRB, NTPC, ग्रुप डी सभी सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे इनके मॉक टेस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स और टॉपर्स के द्वारा डिज़ाइन किए हुए हैं। और अभी करंटली आपको 35% का ऑफर भी मिल रहा है। आप कूपन लगाएंगे FAB35 तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हम बात करें एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, एक्सरेज जो हैं उनका आविष्कार पूछा गया है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं, ठीक है ना, वेदर इट इज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री और इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, तो सारे साइंटिस्ट जो हैं उनके नेम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था रॉन्टजन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रॉन्टजन के द्वारा। ठीक है, और एक्सरे का यूज़ तो पता ही होगा सभी को। ठीक है, हम सब में भी अगर बोन में किसी का कोई क्रैक आ जाता है तो एक्सरे वगैरह होता है। ठीक है, विलहेल्म कॉनराड रॉन्टजन इनका पूरा नाम था। 1901 के भौतिकी जो में हम बात करें, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज साल 1895 में की थी। शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो शक्तिशाली जो चुंबक होती है, जो मैग्नेट होती है, वो किससे बनी होती है? तो ये जो है एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से बनी होती है। किससे? एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातुओं से ये बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय नरम लोहे के छड़ का उपयोग भी किया जाता है। नवजात शिशुओं में जो है हड्डियां लगभग उनकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जो हम बात करें नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें 300 प्लस जो है वो बोन्स होती हैं। ठीक है ना, उनकी बॉडी आपने देखी होगी काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। सो फिर क्या होता है, एट द अडल्ट एज क्या होता है, वो जॉइंट होती जाती हैं और बोन्स जॉइन होने के बाद सिर्फ कितनी बचती हैं? 206। तो नवजात शिशुओं में 300 होती हैं, 300 प्लस होती हैं, जबकि जो एक अडल्ट मैन होता है उसमें कितनी होती हैं? तो 206 होती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206, मानव आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि जो हमें स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। ठीक है ना, लाइट क्या है, स्कैटर हो जाती है इन दी डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये देख सकते हैं आप, ये क्या हो रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, ब्लू लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इस वजह से ये जो कलर क्या है हमें ब्लू दिखाई देता है। देखेंगे स्कैटरिंग क्या होती है। स्कैटरिंग जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए प्रकीर्णन क्या होता है और कलर क्यों ब्लू दिखता है आकाश का, ये याद रख लीजिएगा। डायनामो एक मशीन है, इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका काम क्या है, क्या वर्क करती है डायनामो? तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना जो है काम है किसका? डायनेमो का। और अगर पूछ लिया जाए कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फेराडे ने किया। कब? 1831 में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को हम बात करें क्या कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है कौन? डायनेमो। और पूछ लिया जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है, तो मोटर, है ना। चलिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज किस प्रकार की धातु से बनी होती है?
तो जो फ्यूज़ होते हैं वो ऐसी धातुओं से बने होते हैं जिनका गलनांक कम हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है? जिस तापमान पर कोई किसी ठोस या ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव्य अवस्था में पहुंच जाता है उसे क्या हम मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक कहते हैं। गोबर में उगने वाले कवक यानी कि जो फंजाई होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है कॉप्रोफिलस। क्या कहते हैं? कॉप्रोफिलस कहते हैं। ठीक है, जो गोबर में उगने वाली फंजाई है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप इमेजेस की। सो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ फंजाई हम बात करें तो इट्स माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी। इसके अलावा चट्टानी स्तरों पर लाइकेन जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सॉक्सिकोलस। क्या कहते हैं? सॉक्सिकोलस। और पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन कार्टिकोल्स कहलाते हैं। ठीक है, सो याद रखना है आपको। चलिए आगे हम देखेंगे दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल जो है इसका प्रयोग होता है। तो सही आंसर क्या है? उपकेंद्री बल। क्या है? उपकेंद्री बल। अब उपकेंद्री बल होता क्या है ये देख लेंगे हम। वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। तो देखेंगे हम जब जो क्रीम होती है वो क्या करती है? सेंटर में आ जाती है सारी की सारी, है ना। हमारे शरीर की कौन सी जो कोशिकाएं हैं प्रायः मानव शरीर की सैनिक कहलाती हैं? अगेन दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सैनिक सभी ने सुना होगा, डिफेंडर। हमारे जो इम्यून को प्रोटेक्ट करती हैं ये हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, ल्यूकोसाइट्स इनको बोलते हैं। ठीक है, इमेज देख सकते हैं इनकी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि आपका DNA टेस्ट होना है, ठीक है, तो DNA टेस्ट होना है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि DNA टेस्ट में कौन सी ब्लड सेल्स में से DNA लिया जाता है। तो कई बार हम कन्फ्यूजन के कारण RBCs लगा लेते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ लगा देते हैं, जबकि वो सही नहीं है क्योंकि जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता। न्यूक्लियस में ही क्या होता है? DNA होता है। हालांकि न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें भी DNA होता है, बट वो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है जिससे हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है और शरीर के संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं WBC। ल्यूकोसाइट का जो लाइफ स्पैन है 3 से 4 डेज का होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या होता है ट्रांसफार्मर? तो जो AC वोल्टेज है उसका उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्या? ट्रांसफार्मर का प्रयोग AC वोल्टेज का उपचयन या फिर अपचयन। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक वैद्युत मशीन है। किसी एक विद्युत परिपथ यानी कि सर्किट से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करना। क्वार्ट्ज घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किससे बने होते हैं? तो क्वार्ट्ज जो घड़ियाँ उनमें प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल बने होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। किससे बने होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, इसके अलावा हम बात करें स्फटिक या क्वार्ट्ज एक खनिज जो साधारण एक रंगहीन पारदर्शी और कठोर होता है, रेत एवं ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। निम्न में से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो इट्स अ पॉलीग्राफ। कौन सा है? पॉलीग्राफ है। इमेज देख सकते हैं आप इसकी। सीज्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापक युक्ति। एनीमोमीटर वायु की गति जो है इसके द्वारा मापी जाती है। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर क्या है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक क्या कहलाती है? ग्रीन मफलर कहलाती है ना। ग्रीन मफलर आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास या सड़कों, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास, सोसाइटी आदि जैसे शोर स्थानों को लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है। सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? अगेन दी इम्पॉर्टेंट वन। तो जो सेब है यानी कि एप्पल है, ऐसा कहा जाता है कि एक एप्पल आप डेली खाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है ना। तो सेब के बीज में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ये होता है एमेग्डलिन। कौन सा होता है? एमेग्डलिन होता है। मैड काउ डिसीज़ क्या है? मैड काउ जो डिसीज़ है उसका क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रियन। क्या कारण है इसका? प्रियन। थोड़ा सा हम देख लेंगे इसके बारे में। मैड काउ डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। ये बीमारी पशुओं के दिमाग को प्रभावित करती है और इस इन्फेक्शन के कारण दिमाग में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं जिससे दिमाग एक स्पंज की तरह लगने लगता है। इन चीज़ों के कारण दिमाग धीरे धीरे खराब
होने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? तो पीएच जो स्केल हम कहते हैं ना कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, तो होता है 7.4। ठीक है, एल्कलाइन होता है नेचर में। तो इसका आविष्कार किसने किया था? उसका आविष्कार किया गया था एसपीएल सोरेनसन के द्वारा। किसने किया? एसपीएल सोरेनसन के द्वारा। जो देखिए बिलो 7 रहेंगे वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे, और जो 7 के ऊपर चले जाएंगे वो बेसिक होंगे, यानी कि हमारा ब्लड क्या है, थोड़ा सा बेसिक आ जाता है, क्योंकि 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है। अब बात करें अगर पूछ लिया जाए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता यानी कि एसिडिटी व क्षारीयता यानी कि अल्काइनिटी को प्रदर्शित करती है। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो मलेरिया, पायरिया, पैचेस, ये सभी होते हैं प्रोटोजोआ के कारण। ये पोन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला किसका भाग है? हमारा जो ब्रेन है उसमें से किसका भाग है? ये है पश्च मस्तिष्क का। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और जो हम बात कर रहे हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, ये देख सकते हैं आप ह्यूमन ब्रेन को, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्या क्या होता है इसमें। ओके, ये है पश्च मस्तिष्क का पार्ट है पोन्स, ठीक है, मेड्यूला, तो ये आप याद रखिएगा। हाइपोथैलेमस बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनल ग्लैंड है। ओके, पश्च मस्तिष्क यह मस्तिष्क का पिछला भाग है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम एवं मेडुला ऑब्लंगाटा का बना होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस जो है उसका अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस जब हो जाता है तो क्या मिलता है हमको? पायरुविक अम्ल मिलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो कितनी है? तो हम देखेंगे ये है 7। कितने हैं आवर्त? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जो है जमाया गया है। हाइड्रोजन एच की परमाणु संख्या सबसे कम है, अतः हाइड्रोजन एच को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। और ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो ये क्या देखिए हमने पीरियड्स देखे। ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो सिंपली कितने होते हैं? 18 होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। रक्त संचार या रक्त परिसंचरण, सर्कुलेशन किसने खोजा था? तो सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रक्त की अगर आपसे कह दिया जाए ब्लड या ब्लड ग्रुप, तो लैंड स्टीनर नहीं याद रखना है आपको। रक्त संचार सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं तो विलियम हार्वे। क्या है सही आंसर? विलियम हार्वे है। रक्त संचार या रक्त परिसंचरण मनुष्य और अन्य पशुओं का परिसंचरण तंत्र अंगों का वह प्रवाह तंत्र होता है जो शरीर के भीतर सामग्रियों के परिवहन का जिम्मेदार होता है। इसमें हृदय, धमनियां, नसें, कोशिकाएं और रक्त आते हैं। मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट क्या है? तो यूरिया भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क कैम्बियम से। किससे होता है? कॉर्क कैम्बियम से होता है कॉर्क। तो कॉर्क एक पेड़ की छाल से बना होता है और कैम्बियम वनस्पति विज्ञान में एक कैम्बियम एक ऊतक परत है जो पौधे के विकास के लिए असामान्य कोशिकाओं को प्रदान करता है। यानी लास्ट वन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? तो आंसर है इसका एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी है? एड्रीनल ग्लैंड। ओके, इसके अलावा देखेंगे हम नेक्स्ट, कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इनका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना भी है। ठीक है, सो ये हमें याद रखना है। ठीक है, और रक्तचाप ब्लड प्रेशर को भी ये नियंत्रित करती है। सो गाइस, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।